जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंग्लिश के हमारे टॉपिक चल रहे थे, जैसे हमने नरेशन और भी टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो एक्टिव एंड पैसिव वाइज पे रहेगा। इस पे एग्जाम पे क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको सिंपल देखो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के सिंपल रूल्स भी पता है ना, तो भी आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन जेकेएसएसबी आपको नहीं पूछता है, तो ये कवर हो जाएंगे। पहले थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे, फिर सारे पीवाईक्यू जितने भी इंपॉर्टेंट रिसेंट एग्जाम में आए वो सारे तरह के पीवाईक्यूज कवर कर लेंगे, वो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो पूरी कंसंट्रेशन से काम करेंगे। थोड़ी आवाज़ मेरी टोन लो है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, आई होप आप लोग कोऑपरेट करोगे, काम चला लेंगे आज हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिवाइज पैसिवाइज में। देखो एक्टिवाइज पैसिवाइज सिंपली पता है क्या चीज़ होती है। देखो अगर कोई सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है ना, कोई भी सब्जेक्ट है, दो चीज़ें होती है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपको, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, आपको बोल रहा हूँ तो आप ऑब्जेक्ट हो। तो दो चीज़ें होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, अगर कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसको बोलते हैं एक्टिवाइज। और अगर सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पैसिवाइज। मतलब यार एक सीधी बात को टेढ़ा करना है इस पैसिवाइज। मतलब अगर एक सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, इस तरह से बोलें तो हम उसको बोलेंगे एक्टिवाइज। और अगर हम ये बोलें कि सब्जेक्ट के ऊपर ये काम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पैसिवाइज। मतलब इसमें डिफरेंस पता क्या होता है। जब हम एक्टिवाइज की बात करते हैं ना, देखो एग्जांपल्स के बिना आपको नहीं समझ आएगा, बट फिर भी सुन लो, उसके बाद एग्जांपल समझ आएगी। जब हम एक्टिवाइज की बात करते हैं ना, हम सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इंफेसाइज करते हैं कि बेसिकली ये सब्जेक्ट है और वो ये काम कर रहा है। बट जब हमें सब्जेक्ट के ऊपर इंफेसाइज ना करके सब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, तब हम पैसिवाइज का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले कोई सेंटेंस देख लेते हैं, उधर से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी देख लेते हैं, जैसे यही देख लेते हैं। अभी हमने इसको सीखा नहीं है कि कैसे इसका पैसिवाइज बनाना है, पर सिंपली देखो, अ थीफ ब्रेक्स लॉक, अ थीफ ब्रेक लॉक्स, मतलब एक चोर ने ताला तोड़ा। ठीक है, ये है आपका एक्टिवाइज। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है ना आपका थीफ, उसने क्या किया, लॉक को तोड़ा। तो मतलब ये क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन कर रहा है, मतलब एक चोर जो है वो एक ताले को तोड़ रहा है, ताले को तोड़ रहा है। ठीक है, एक से ज़्यादा ताले हैं, लॉक्स की बात हो रही है। अब जब इसका मैं पैसिवाइज करूंगा ना, इसका पैसिवाइज बेसिकली आएगा लॉक्स आर ब्रोकन बाय थीफ। अब यहाँ पर ये नहीं है, सब्जेक्ट पे इंफेसाइज नहीं है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है। जैसे लॉक्स आर ब्रोकन बाय थीफ, मतलब जो ताले हैं वो तोड़े जा रहे हैं बाय थीफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि थीफ ने ताला तोड़ा, तो ये बेसिकली थोड़ा सब्जेक्टिव केस आ जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इंफेसाइज होता है। और यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर इंफेसाइज ना होकर बेसिकली सब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन हो रहा है वो बताया जाता है। ठीक है, तो अभी हम रूल देखेंगे कैसे कैसे चेंज होता है, वो सब समझ आ जाएगा, बस थोड़ा इसका आइडिया ले लो। ठीक है, अब देखो सबसे बात, जब हमने नरेशन पढ़ी थी ना, तो हमने नरेशन में एक चीज़ देखी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे थे कि जब कोई प्रेजेंट वाला था उसको हम पास्ट में चेंज कर रहे थे, या आपने चीज़ें देखी थी नरेशन जब मैंने आपको पढ़ाई थी। बट एक्टिवाइज पैसिवाइज में एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपका एक्टिवाइज प्रेजेंट में है ना, तो उसका पैसिवाइज भी प्रेजेंट में ही होगा, कभी टेंस चेंज नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना, एक्टिवाइज पैसिवाइज में कभी टेंस चेंज नहीं होता। टेंस मतलब अगर प्रेजेंट में बात हो रही है, आज में बात हो रही है, तो आज में ही पैसिवाइज बनेगा। अगर पास्ट में बात हो रही है तो उसका पैसिवाइज भी पास्ट में बनेगा। अगर फ्यूचर में बात हो रही है तो उसका पैसिवाइज भी फ्यूचर में ही बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब जब किसी आप एक्टिवाइज का पैसिवाइज बनाओगे तो एक्टिवाइज में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, बट पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। तो आप जब भी पैसिवाइज बनाओगे तो सब्जेक्ट की जगह आप क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो आप चेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। मतलब जब हम पैसिवाइज बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आते हैं। ठीक है, और जनरली क्या होता है, देखो जनरली बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं होता, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है। जब भी हम पैसिवाइज बनाते हैं ना, जब भी हम किसी का पैसिवाइज बनाते हैं, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म वर्ब। और हम बाय का भी नेचुरली यूज़ कर ही रहे होते हैं। ठीक है, बाय कहाँ पर यूज़ नहीं होगा वो हम देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंसेस के साथ। देखो क्वेश्चंस पे अभी ध्यान मत दो, क्वेश्चन हो जाएंगे, पहले हम रूल्स देख लेते हैं कैसे। एक तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, यही समझाया कि एक्टिवाइज वो होते हैं जो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपको ये बताए कि आपका सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो वो होगा एक्टिवाइज। पैसिवाइज में क्या होगा कि सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होगा, तो वो होगा पैसिवाइज। ठीक है,
अब सेकंड चीज़ हमने ये देखी कि एक्टिवाइज पैसिवाइज में टेंस चेंज नहीं होता है। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना क्वेश्चन में सारी लगेंगे और सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, सुन लो। तो टेंस चेंज नहीं होता एक्टिवाइज पैसिवाइज, अगर प्रेजेंट में बात है प्रेजेंट में ही रहेगी। तो जब भी एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। और पैसिवाइज में हम मैक्सिमम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और बाय वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। अब रूल्स देखते हैं। देखो, अगर सपोज करें आपने टेंसेस तो पढ़े हुए हैं, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जो आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिवाइज में सिंपल प्रेजेंट में होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर मैं पास्ट सिंपल की बात करूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर सिंपल की बात करूँ तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर और प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका होता है? फ्यूचर, आप जिसको बोलते हो ना प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंड। ऑल्दो प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट में थोड़ा फर्क होता है, बट अभी आप वही मान के चलो क्योंकि आपने यही पढ़ा हुआ है। तो जो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट है वो उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आई रीड बुक, ये क्या है? ये बेसिकली आपका सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो बेसिकली, और ये आ गया आपका पास्ट सिंपल, ये आ गया आपका फ्यूचर सिंपल। जब भी आपको प्रेजेंट सिंपल को चेंज करना हो या पास्ट सिंपल को चेंज करना हो या फ्यूचर सिंपल को चेंज करना हो, आप सिंपली क्या करोगे? ध्यान से सुनो। तो जब प्रेजेंट सिंपल को चेंज करना हो तो आपने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना है, ये मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट की जगह आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपने इज एम आर का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होता है? इज एम आर। इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। अगर तो आपका आई है तो एम आएगा, अगर वी यू दे है तो आर आएगा। आप सबको पता है रूल्स आपके। अगर ही शी इट है तो इज आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर यूज़ करना है, और बाकी मैंने आपको बताया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, प्लस बाय आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। ये आपका पैसिवाइज का रूल हो जाएगा। पहले रूल्स देख लो, एग्जांपल बहुत सी बता दूंगा। अब सेकंड देखो, जैसे पास्ट सिंपल की बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इसका भी सेम रूल है। ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पर पास्ट की बात है तो पास्ट में हम इज एम आर नहीं लगाते, पास्ट में हम क्या लगाते हैं? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सेम रूल है, ठीक है। इसी तरह जब आप इसकी बात करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करो, तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर शैल विल लगेगा। इसको ध्यान से समझ लेना, इस रूल को ध्यान से समझ लेना। शैल विल प्लस बी आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट सब में आ रहा है, ऑब्जेक्ट पहले सब में आ रहा है, बट आपको जस्ट ये याद रखना है बीच वाला, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या हुआ? हमने ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर लग गया यहाँ पर, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी हमने देख लिया। देखो अब यही फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ आपका मॉडल्स भी लिंक है, क्योंकि ये मॉडल ही तो है शैल विल। तो अगर सपोज करो इसकी जगह आपको कोई भी मॉडल आ, जैसे सब्जेक्ट में मॉडल्स जितने भी पढ़े ना हमने, सब्जेक्ट के साथ कैन आ जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ऐसे आ जाता है। मतलब अगर कोई मॉडल यूज हो रहा है, कोई भी मॉडल यूज हो रहा है, तो सेम यही वाला रूल लगेगा। कौन सा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस जो आपका उसके साथ मॉडल होगा, तो मॉडल आ जाएगा प्लस वर्ब बी आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका शैल विल भी तो मॉडल ही है। तो अगर शैल विल में पैसिवाइज में ये रूल लग रहा है तो कोई भी मॉडल आ जाए रूल सेम ही लगेगा। तो आपको मॉडल्स के लिए अलग नहीं याद रखना है, बस आप यही रूल याद रखो कि जब भी शैल विल वाला रूल है वही हमने मॉडल्स के केस में लगाना है, ठीक है। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, ऐसे रूल से मत बताओ, हमें कोई एक एग्जाम्पल दे के बताओ, हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे के समझते हैं। देखो एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, जैसे आपकी सिंपल एग्जाम्पल है, पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है, अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, ठीक है। पास्ट की बात है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और प्लस ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सिंपल पास्ट का केस है। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, मतलब इसको अब सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम मतलब किसकी बात हो रही है? लड़के की। सब्जेक्ट बना रहे हो तो आप क्या लिखोगे? इसका बेसिकली सब्जेक्टिव केस लिखोगे, तो ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लगाना था? वॉज वर लगाना था, तो इसके साथ क्या आता है? ही के साथ वॉज। उसके बाद आपने क्या लगाना था? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही वॉज अरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। उसके बाद क्या आएगा? बाय पुलिस, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। अब ये क्वेश्चन करेक्ट है, बट अगर आप बाय पुलिस नहीं भी लगाते तो भी काम बन जाना था। बाय पुलिस कई बार हम आपके ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों होता है ये भी बता दो, यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई बंदा किसी को अरेस्ट कर रहा है तो वो पुलिस वाला ही होगा ना, पुलिस वाला ही तो किसी को अरेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको पढ़ा रहा है कोई, तो अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो आपका टीचर ही होगा, ये ऑब्वियस है, ठीक है। आप अपने टीचर से पढ़ रहे हो तो आप स्टूडेंट ही होगे अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ये कुछ ऑब्वियस चीज़ें होती है। तो उनके लिए हम बाय
पुलिस या बाय टीचर बाय स्टूडेंट यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ही वॉज अरेस्टेड भी इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये भी आंसर चल जाएगा, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस भी चल जाएगा, दोनों ही करेक्ट है। बट कई बार ऑप्शन में बाय पुलिस नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। दिस इज क्लियर। ये था पास्ट सिंपल का। एक सर फ्यूचर का भी बता दो, फ्यूचर का भी बता दो ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, फ्यूचर का भी देख लेते हैं, सिंपल फ्यूचर का। जैसे मैं बोलता हूँ आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मतलब मैं इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करूँगा। ठीक है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपका फ्यूचर वाला केस है, सिंपल फ्यूचर वाला केस है या मॉडल्स वाला केस। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाओगे, तो दिस नॉनसेंस, उसके बाद मैंने आपको रूल क्या बताया है, उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, विल या शेल जो भी है आपका मॉडल है वो लिखना है, विल नॉट। उसके बाद आपने बी लगाना है, मैंने आपको बोलता बी लगेगा, उसके बाद बी लग जाएगा, प्लस आपका क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉलरेटेड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आई, तो आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, मी। तो दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट। अगर आपके कॉन्टिन्यूस टेंसेज होंगे, कॉन्टिन्यूस टेंसेज कौन से, फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या पढ़ा था, आई एम गोइंग टू जम्मू, ये पढ़ाते हैं ना आपको बचपन से, आई एम गोइंग टू जम्मू। तो बेसिकली ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बात हो रही है। इसके साथ इसका क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो वो वहां पर जस्ट इतना डिफरेंस है कि इज एम आर की जगह वॉज वर होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, तो फ्यूचर का केस क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, ठीक है, विल बी, कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है ये, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इनका केस आ जाता है, इनका पैसिवाइज बना, देखो सबसे पहली बात, फ्यूचर का पैसिवाइज नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कोई पैसिवाइज नहीं होता है। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई और मॉडल भी होता, फॉर एग्जांपल कैन भी होता, अगर उसके बाद शुड भी होता, कुछ भी कोई भी मॉडल होगा वो इस फॉर्म में होगा तो उसका पैसिवाइज नहीं एग्जिस्ट करता। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिवाइज नहीं होता, ये याद कर लेना। और इनका क्या होता है, जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जस्ट सेम रूल है, आपने ऑब्जेक्ट पहले लेना है, ऑब्जेक्ट ले लेना है, उसके बाद आपका इज एम आर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है टेंस चेंज नहीं करना है। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है, बीइंग। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंसेज होते हैं वहाँ पर बीइंग लगता है, ये चीज़ आपने नहीं बोलनी है। उसके बाद सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम लगाएंगे क्योंकि हम पैसिवाइज कर रहे हैं, प्लस हमारा बाय आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट। सेम इज द केस हियर, अगर इसका पैसिवाइज करेंगे ना पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वॉज वर आ जाएगा, बट एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूस टेंसेज में बीइंग आ जाता है। ठीक है, बीइंग आ जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्लस बाय आ जाता है प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे, कवर हो जाएगा, इसकी एग्जांपल भी देने की इतनी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं परफेक्ट टेंसेज। परफेक्ट टेंसेज के भी पैसिवाइज एग्जिस्ट करते हैं, बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जिस्ट नहीं करते। तो बस ये लास्ट आपने देखने। परफेक्ट टेंसेज का क्या रूल है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल परफेक्ट, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ आपको पता है हैज़ हैव लग जाता है, हैज़ हैव लग जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो पास्ट परफेक्ट होता है इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैड लगता है, उसमें हैड लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो फ्यूचर परफेक्ट होता है उसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव लगता है। क्या लगता है, शैल हैव या विल हैव लग जाएगा, विल हैव लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये कौन सा है, परफेक्ट वाले केस। अब अगर आपने इसी, देखो सेम इज द केस विद मॉडल। मॉडल और याद रखो जो भी फ्यूचर का केस है और मॉडल का केस है वो सेम है, क्योंकि शेल हैव का जो रूल है वही कोई और मॉडल होगा तब भी चलेगा, कैन हैव में भी वही चलेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट का केस है। उसको कैसे चेंज करोगे, एक तो आपको पता है ऑब्जेक्ट को आपने पहले लेना ही है, उसके बाद आपने हैज़ हैव तो यूज़ करना ही है, क्योंकि आपको मैंने बोला ना ये टेंस जो है आप चेंज नहीं करोगे, तो हैज़ हैव आएगा। बट यहाँ पर आप बीन यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेम इज द केस हेयर, यहाँ पर भी पहले ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हैड तो आएगा प्लस आप क्या यूज़ करोगे, बीन। उसके बाद तो सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेम इज द केस हेयर, आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट करोगे प्लस शैल हैव विल हैव यूज करोगे प्लस बीन लगाओगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है,
अभी तक मैं आपको इतना, इसको मैं एक लाइन में भी बता सकता था, बट मैंने एक एक करके इसलिए समझाया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बाकी एग्जांपल्स देखेंगे कवर हो जाएंगे। हमने मेन यहाँ से पता क्या सीखा है, जब भी हम कॉन्टिन्यूस को चेंज, देखो एक बात, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आप बनाओगे प्लस जो आपका करस्पॉन्डिंग वर्ब है इसके साथ लगेगी। फॉर एग्जांपल इज एम आर है तो लगेगी, जैसे मैं कॉन्टिन्यूस का बता रहा हूँ लगेगी। बट कॉन्टिन्यूस के केस में आपने बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। आगे तो सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, बट बीइंग को याद रखना। इसी तरह जब आप परफेक्ट वाला केस कर रहे होगे ना, तो आपने याद रखना है परफेक्ट वाले केस में क्या करना है, आपने हैज़ हैव तो आएगा, हैड है अगर पास्ट में तो आएगा, प्लस वहां पर आपने बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन। ये दो चीजें अगर आप याद कर लोगे आपका काम बन जाएगा। कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगाना है और जो हमारा परफेक्ट वाला है उसमें बीन लगाना है। बाकी जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, इससे ज्यादा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस तरह के हम टॉपिक कवर करते जाएंगे। ये आपको समझ आ गया। एक चीज आपको पढ़नी है और इंटेरोगेटिव केस। ठीक है, यही सपोज करो यही चीज आ रही है बट इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा। जैसे हमने नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे ना, दोनों तरह के पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे ये है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। ठीक है, क्या आपने ग्लास तोड़ा है? ये बेसिकली क्या है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला। अब इसको कैसे पैसिवाइज बनाओगे, इसका पैसिवाइज कैसे बनेगा वो सीखो। देखो सिंपली अगर मैं इसको सिंपल लिखता, ये क्वेश्चन फॉर्म की नहीं लिखता, सिंपल लिखता, तो ये क्या होता? पहले समझना, इस पर टाइम लगाना, फिर मैं बताऊंगा रूल क्या है। जैसे इसको मैं सिंपली लिखता तो मैं ऐसे लिखता, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, मतलब सिंपल में लिखता तो इंटेरोगेटिव के बिना सिंपल सेंटेंस में लिखता मैं ऐसे लिखता, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, ऐसे लिखता ना। तो अगर आपको इसको चेंज करना, देखो इसको चेंज करके देखो तो क्या आएगा? पहले द ग्लास आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ग्लास सिंगुलर है, एक ही ग्लास की बात हुई तो उसके साथ हैज आएगा, द ग्लास हैज। अब देखो ये कौन सा है? हैव वाला, मतलब कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप क्या लगाओगे? बीन लगाओगे। द ग्लास हैज बीन ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म है बाय यू, तो क्या आ गया? द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू। देखो मैं इसका नहीं बना रहा हूँ अभी, मैं इसका सिंपल का बता रहा हूँ आपको। पहले सिंपल का बताता हूँ फिर इंटेरोगेटिव का समझाऊंगा। क्या है? यू हैव ब्रोकन द ग्लास, तो द ग्लास, देखो पहले मैंने क्या किया, सिंपली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद द ग्लास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, मैंने टेंस चेंज नहीं करा, जो वर्ब थी वही वर्ब है, बट ये सिंगुलर वाला केस है तो इसके साथ हैज लगेगा। उसके बाद मैंने आपको बोला परफेक्ट में बीन लगाना है, बाकी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट तो आएगा, तो द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू। अब आपका क्वेश्चन तो इंटेरोगेटिव में था, आपने इसको भी इंटेरोगेटिव में बनाया, तो सिंपली इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए क्या करते हो आप अपनी ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले जाते हो। तो मैं यहाँ से भी ऑक्सिलरी वर्ब को उठाकर पहले ले जाऊंगा, तो मैं हैज को पहले ले जाऊंगा, तो बाकी क्या हो जाएगा? बाकी सेम रहेगा, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, ब्रोकन बाय यू, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। ठीक है, तो मतलब आपने क्या सीखा, देखो ध्यान से सुनो। जब भी इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस आए ना, तो सिंपली क्या करो, सिंपली देखो कि आप इसको चेंज करो, इसको सिंपली दिमाग में देखो यार, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल क्या है? यू हैव ब्रोकन द ग्लास। इसको चेंज करो, द ग्लास हैव बीन ब्रोकन बाय यू। तो जब आप इसको चेंज करोगे ना फास्ट तो हो जाएगा, तो बाद में आप इसको इंटेरोगेटिव के फॉर्म में लिख सकते हो। इसके रिलेटेड जेकेएसएसबी ने एक पीवाईक्यू भी पूछा है, तो हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होता है, बाकी आपका सेम ही रहेगा। बट सर आपने जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नरेशन में पढ़ाए थे, आपने ये चीज़ बोली थी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो वो वाले भी होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो अगर सपोज करो कोई WH फैमिली से स्टार्ट है तो उस केस में क्या करेंगे? इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ, वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पैनल। देखो जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना एक लेक्चर में, इसको कंप्लीट करने में नियर 10 लेक्चर चाहिए, बट मुझे पता है कि एग्जाम में आपकी कंडक्टिंग बॉडी ने क्या पूछना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को कोई बीच में फालतू बात मैं आपसे नहीं करता, जस्ट पढ़ाने में कंसंट्रेट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप भी फुल एनर्जी से टॉपिक को देखोगे तो तभी कवर होगा। तो जैसे ये है, वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन, इसको चेंज करके देखते हैं, द विंडो पैन, तो मतलब तुमने विंडो पैन को क्यों ब्रोक किया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये WHY वाला है। ठीक है, ये परफेक्ट वाला केस ही है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला केस ही है, बट ये कि इसमें WH, तो भाई अगर ऐसा केस आ जाए तो घबराना नहीं है। पहली बात, वाई को मतलब लिख दो, जो भी आपका WH वाला है इसको पहले लिख दो, इसको भूल जाओ, इसको बस पहले लिखना है, इसका और कोई काम नहीं, इसको जस्ट पहले लिखना है, बाकी इसको वही उसी तरह से चेंज करना है। हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन, तो इसको अगर आप सिंपली लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? यू हैव ब्रोकन द विंडो पैन, इसको तो सिंपली ऐसे ही लिखोगे ना, यू हैव ब्रोकन द विंडो पैन। अब इसको चेंज करो, यू हैव ब्रोकन द विंडो पैन, तो क्या आएगा? द विंडो पैन, इसका बनाओ ना, इसका पैसिव बनाओ, द विंडो पैन
विंडो पैन सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और परफेक्ट वाला केस है तो बीन आएगा, हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू, तो विंडो पैन हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू। बट ये इंटेरोगेटिव था तो आपने क्या करना है, हैज़ को पहले ले जाना है, तो हैज़ पहले आ जाएगा, वाई हैज़ द विंडो पैन बीन ब्रोकन बाय यू, बीन ब्रोकन बाय यू, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछती है, इसलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। अब हम क्वेश्चन में स्विच करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम, जैसे हमने इंटेरोगेटिव वाला समझ लिया ना, वैसे हम इंपेरेटिव वाले केसेस भी पढ़ेंगे, जहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्ट होते हैं उसको कैसे चेंज करते हैं, फिर एक इन्फिनिटी वाला केस होता है, फिर एक ऑर्डर वाला होता है, तो वो भी हम साथ साथ कवर कर लेंगे। अगर मैं पहले ही सब बता दूंगा तो आपको बहुत बर्डन हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा सर पता नहीं क्या MCQs बोल रहे थे, PYQs करवाएंगे, बट आप नहीं करवा रहे हो। देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला ही इंटेरोगेटिव वाला केस है। क्या कह रहा है, डिड नॉट यू कॉल हिम। देखो इसको ना मैं अगर चाहता ना तो मैं बाकी ऑप्शन काट के डायरेक्ट आंसर भी आपको बता सकता हूँ एलिमिनेशन टेक्निक से, ठीक है, बट मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे समझाना है आपको। तो इसको देखो कैसे करेंगे, डिडंट यू कॉल हिम, डिडंट यू कॉल हिम। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको अगर आप सिंपल लिखो, पहले ये वही वाला केस है ना इंटेरोगेटिव वाला, तो मैंने आपको बोला जब भी इंटेरोगेटिव वाला केस आए आप सिंपली इसको करके देखो। तो इसको अगर आप सिंपल लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, यू डिडंट कॉल हिम, यू डिडंट कॉल हिम। अब मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है, ये भाई सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। देखो ना इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, डिड नॉट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यू डिड नॉट कॉल हिम मतलब ये एक सिंपल पास्ट टेंस आपका है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब सिंपल पास्ट टेंस को जब भी आप उसका पैसिव वाइज बनाते हो तो क्या आएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब क्या ही, उसके बाद आप क्या लगाते थे, वॉज वर्ब लगाते, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, ही वॉजंट, वॉज नॉट है ना यहाँ पे, तो नॉट भी लगाना, ही वॉज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड बाय यू, ही वॉज नॉट कॉल्ड बाय यू, तो यही आएगा, ही वॉजंट कॉल्ड बाय यू। बट हमें तो इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब जो वर्ब है मेन वर्ब, उसको हम पहले लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, वॉज नॉट ही कॉल्ड बाय यू, वॉज नॉट ही कॉल्ड बाय यू। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, वॉज नॉट ही कॉल्ड बाय यू। क्लियर हो गया ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए पहले ना थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, डायरेक्टली PYQs पे स्विच करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो डिडंट यू कॉल हिम, देखो मैंने सिंपली हार्डली इसको करने में ना, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे। ठीक है, मेरे को तो 5 सेकंड में ही समझ आ जाता है इसका आंसर। अब क्यों, क्योंकि देखो मैं भी कोई आपकी तरह एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, मैं ऐसे बोल देता हूँ ना मुझे 5 सेकंड में समझ आ 10 सेकंड में, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। तो जैसे पढ़ाने वाला कोई टीचर आपको पढ़ाने आएगा ना तो प्रैक्टिस होता है उसका, तो आप ऐसा नहीं समझना कि आप कहीं वीक हो, हमें नहीं आ रहा, पढ़ाने वाले को ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको भी आ जाएगा, बट थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करते चलो, देखना आप मेरे से भी जल्दी इसको निकाल लोगे। तो डिडंट यू कॉल हिम में मैंने बस यही समझा, मैंने इसको सिंपल में कन्वर्ट किया, यू डिडंट कॉल हिम, मैंने देखा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसका पैसिव वाइज क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने ही वॉजंट कॉल्ड बाय यू आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्या करना था, हमें इंटेरोगेटिव था, तो इंटेरोगेटिव में मैंने क्या किया, अपना जो वर्ब है उसको पहले ले गया, वॉजंट ही कॉल्ड बाय यू, तो मेरा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा दोगे, जैसे ये था, ये आपको अभी मैंने समझाया भी था, बट वापस देखते हैं। अ थीफ ब्रेक लॉक्स, एक थीफ ने ताले तोड़ दिए। ठीक है, अ थीफ ब्रेक लॉक मतलब एक थीफ ने ताले तोड़े, ये एक सिंपल प्रेजेंट का है ना, सिंपल प्रेजेंट। आप कैसे पहचानते हो सिंपल प्रेजेंट का, भाई ब्रेक देखो ना यार, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रोक थोड़ी लिखा है, ब्रोक होता तो पास्ट की बात होती, तो हम पास्ट में जाते, ब्रोकन होता तो हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, बट यहाँ पे ब्रेक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो मैंने आपको बोला टेंस चेंज तो नहीं होगा, आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लॉक, तो लॉक्स आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखो ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, तो जब हम सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाते हैं, मैंने आपको बताया इज एम आर लगाना है, जैसे पास्ट सिंपल का बनाए थे तो वॉज वर लगाए, तो लॉक्स क्या है, लॉक्स बेसिकली प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन, ब्रोकन उसके बाद बाय, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा अ थीफ, तो लॉक्स आर ब्रोकन बाय अ थीफ। तो कहाँ पर लिखा है ये, लॉक्स आर ब्रोकन बाय अ थीफ, ऑप्शन डी में लिखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करवा सकता हूँ, ये तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बता नहीं सकता, बट मैं खुद नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करो पहले, तो मतलब बिल्कुल रूल से समझो, कभी ऐसा आएगा फ्यूचर में बता दूंगा आपको। जेकेएसएस भी इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता यार, इंग्लिश मैथ रीजनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता, आप सिंपल रूल से चलोगे तो ठीक है, ज़्यादा ट्रिक्स के चक्रों में फंसोगे ना फिर फंस ही जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। थर्ड क्वेश्चन कहता है
द स्टूडेंट्स मस्ट हैव ओबेड देयर टीचर्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए, मस्ट हैव ओबेड। देखो यहाँ पर एक तो हैव दिख रहा है आपको, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, ठीक है। अगर टेंस को पहचाना है ऐसे पहचान हैव, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। ये कौन सा होता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला केस है। प्रेजेंट परफेक्ट देखा है ना आपने, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, उसके बाद उसके में हम हैज हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला केस है। अब सिंपली चेंज करो। अब देखो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या है आपका ऑब्जेक्ट? देयर टीचर्स। क्या आ जाएगा? देयर टीचर्स आपका ऑब्जेक्ट है, देयर टीचर्स। अब हम कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करें तो कुछ नहीं होता। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं तो उसमें जस्ट ये होता है कि बीन लगा देना होता है, बाकी तो सेम है। देयर टीचर्स, टीचर्स क्या है? एक से ज्यादा है तो उधर आएगा हैव, तो द टीचर्स, बट उससे पहले तो मस्ट है ना हमारा यहाँ पर, तो मस्ट को भी तो हमें यूज करना है। तो पहले क्या आएगा? मस्ट आएगा, द टीचर मस्ट। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? हैव, मस्ट हैव। उसके बाद हमें बीन लगाना है, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबेड। उसके बाद क्या आ जाएगा? बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये ऑप्शन कहाँ पर है? द टीचर मस्ट हैव बीन ओबेड बाय द स्टूडेंट, ये कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय द स्टूडेंट तो ऑप्शन में है ही नहीं। यही चीज़ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन से ये तो यार एक मतलब पढ़ी लिखी बात है कि स्टूडेंट टीचर को अबे कौन कर रहा होगा? स्टूडेंट्स अबे कर रहे होंगे। तो जब ऐसी कोई ऑब्वियस सी बात आ जाती है तो वहाँ पर उस केस में बाय स्टूडेंट या बाय टीचर लिखना जरूरी नहीं होता है। तो बस आप ये ढूंढो कि ये कहाँ लिखा है। देयर टीचर्स मस्ट हैव बीन ओबेड, तो देयर टीचर्स मस्ट हैव बीन ओबेड ऑप्शन सी में लिखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ना इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये देखो इसने सिंपली मस्ट को इन दो केस में माइट कर दिया, इन दोनों को तो ऐसे ही उड़ा दो, इनको तो देखना ही था। उसके बाद ये कौन सा केस था? परफेक्ट वाला केस। तो परफेक्ट वाले केस में बीन आता ही आता, तो यहाँ पर बीन आता, इसमें बीन नहीं आता, तो इसको भी उड़ा देते, ये आंसर निकल जाता। हार्डली 1 सेकेंड में इसका आंसर निकाला जा सकता है, बट आपको ना थोड़ा पहले रूल्स के थ्रू कन्वर्जन करना सीख लो। बाकी ये चीज़ें मैं बता दूंगा आपको एग्जाम से पहले, टेंशन मत लो इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, रितेश कैन स्पीक जर्मन। रितेश जो है वो जर्मन बोल सकता है, रितेश कैन स्पीक जर्मन। अब ये कौन सा केस है? सर ये तो आपने पढ़ाया था मॉडल्स वाला केस है। मॉडल्स वाला कौन सा केस होता है? फ्यूचर वाला केस, फ्यूचर सिंपल वाला केस। तो जो फ्यूचर सिंपल में करना था वही इसमें करना था, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात थी ही नहीं, ठीक है। सिंपल फ्यूचर वाला केस था। फ्यूचर वाला क्या केस बताया था मैंने आपको? यही बताया था ना, अगर सब्जेक्ट के साथ सर शैल या विल लगा हुआ है, उसके साथ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है सर, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, जो आपका वो है मॉडल है उसको लिखो, प्लस उसके साथ आपने बी लगाना है, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आता है। ये तो हमें पता है, बस यहाँ पर बी देखना था, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट तो हमें पता है। तो देखो यहाँ पर जर्मन पहले आ जाएगा, तो हर केस में जर्मन पहले ही है। बट ये तो उड़ जाएगा, क्यों उड़ जाएगा? क्यों? यहाँ पर बी नहीं लगाया, कैन के साथ बी आना चाहिए, कैन के साथ बी इन दो के। भाई ये कैन को कूड कर गया, ये तो टेंस ही चेंज कर गया, टेंस चेंज नहीं होता है। कैन को कूड करना मतलब प्रेजेंट को पास्ट करना, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये दो तो उड़ गए। कैन बी ठीक है। यहाँ पर स्पोक है, स्पोक सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, बट हम पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म लगाते हैं स्पोकन। तो जर्मन कैन बी स्पोकन बाय रितेश। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द पुलिस विल हैव फाइल्ड अ केस। जो पुलिस है वो एक केस को फाइल करेगी, ठीक है। विल हैव फाइल्ड अ केस। अब ये कौन सा टेंस है? विल हैव कौन सा केस था? सर आपने हमें पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट वाला केस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट वाला, कोई भी परफेक्ट वाला केस हो उसमें बीन लग जाता है। क्या लग जाता है? बीन। बाकी टेंस वगैरह सेम ही रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो एक केस तो हर केस में पहले ही है। बस देखो यहाँ पर बीन कहाँ पर यूज है, तो विल हैव तो आएगा, विल हैव इसमें भी है। इधर तो वुड हैव करके भाई इसको तो उड़ा दो, इसको तो विल ही उड़ा गए, इसको भी उड़ा दो, ठीक है। बट यहाँ पर बीन है, यहाँ पर बीन नहीं है, ये गलत है, ये करेक्ट है। द केस विल हैव बीन फिल्ड बाय पुलिस। कैसे समझा? मैंने आपको बताया था परफेक्ट वाले केस में बीन आएगा ही आएगा, तो बीन वहां पर नहीं था, इसमें बीन नहीं था, इसलिए इसको गलत कर दिया। तो यहाँ पर विल हैव तो आएगा भाई, वो तो आपकी वर्ब है, वर्ब तो आएगी, उसके साथ आपने बीन लगाना था क्योंकि ये परफेक्ट वाला केस है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। देखो ये क्वेश्चन अब निकलते जाएंगे, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। राहुल विल कंटेक्ट द पुलिस। राहुल जो है वो पुलिस को कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। राहुल विल कॉन्टैक्ट द पुलिस, ये सिंपल फ्यूचर का टेंस है आपका ना, विल कॉन्टैक्ट द पुलिस। तो कुछ नहीं है, तो उसमें क्या करते थे हम? ऑब्जेक्ट को पहले लेते थे, तो द पुलिस पहले आ जाएगा। देखो ये विल को वुड कर गया, इसको तो गलत कर दो, ये तो नहीं हो सकता। आपका क्या होता है जब भी फ्यूचर प्रेजेंट वाला टेंस होता है ना, फ्यूचर सिंपल, आप क्या करते हो? विल बी या शैल बी यूज करते हो। द पुलिस विल बी कॉन्टैक्टेड बाय राहुल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप इसी तरह से इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो। देखो ये सारे क्वेश्चन सेम है, देखो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ भी डिफरेंस
डिफरेंस नहीं है, जो मैंने समझाया उसी तरह के क्वेश्चन है। जैसे ये 7th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, या आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 7th क्वेश्चन का, ठीक है। 8th क्वेश्चन में कुछ मैं करूँगा, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। इस टॉपिक में प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना, क्योंकि इतना मेरे को बोलने की अभी है नहीं है, मेरे को रेस्ट ही बोला था, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत आपका टॉपिक निकलता जाए। तो इसके साथ मैं 3-4 आपको पढ़ा देता हूँ, और अभी जो मुझे 1-2 टॉपिक जैसे इंपेरेटिव वाला बताना है ये मैं समझा देता हूँ। बाकी ये PDF में आज जल्दी शेयर करवा दूंगा। इसके जो भी होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे आप देख के उनको आंसर करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। जैसे ये है, समवन हैज़ रॉब्ड द बैंक, किसी ने बैंक को क्या कर दिया, रॉब कर दिया। समवन हैज़ रॉब द बैंक, ठीक है। अब देखो द बैंक से स्टार्ट करो, हैज़ रॉब्ड, ये कौन सा केस है यार, ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का केस है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है भाई, वही आएगा, बस बीन लगा देना है, रूल वही है, बीन लगा देना है। तो देखो बीन कहाँ पर लगा है भाई, ये इज लगा, इज कैसे आ सकता है, ये तो परफेक्ट की बात है, परफेक्ट में इज आता ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर तो बीन यूज ही नहीं हुआ, बीन कहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर द बैंक हैज़ बीन रॉब्ड। क्लियर है, क्या कुछ दिक्कत आ रही है? और ये आपके JKSSB के ही क्वेश्चन हैं, कोई मैं मतलब खुद से क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहे हैं, जो आपका बोर्ड है वही के क्वेश्चन है, और आपसे ये हो रहे हैं, इसका मतलब आप पेपर में भी इसको कर लोगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखो ये आपका ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये एक्टिवाइज पैसिवाइज का क्वेश्चन नहीं है, इसको रहने दो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर थेफ्ट, द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर थेफ्ट, टीचर ने स्टूडेंट को क्या किया, फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए पनिश करा हुआ है। बट हमें बताना है यहाँ पर वर्ब कौन सा है, ये भी एक्टिवाइज पैसिवाइज का क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर थेफ्ट, ठीक है। तो टीचर ने क्या किया स्टूडेंट को थेफ्ट के लिए, हैज़ बीन पनिश्ड। देखो यार ये नहीं है, हैज़ बीन पनिश नहीं, हो चुका है वाली बात नहीं है यहाँ पर है कि द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट फॉर थेफ्ट, ठीक है। स्टूडेंट ने चोरी करी है, उसके बाद टीचर ने पनिश करा होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस पनिश तो आनी चाहिए, एक एक्टिव वाइस वाला केस है, ठीक है। ये पैसिव वाइस, ये एक सिंपल स्टेटमेंट, ये आपको दिख नहीं रही है, ये एक सब्जेक्टिव केस, मतलब एक्टिव वाइस वाला केस है कि टीचर ने पनिश करा स्टूडेंट को चोरी के लिए, ये आपको एक्टिव वाइस ही दिख रहा है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, जो एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट द्वारा, वही बताया जा रहा है, बट ये पैसिव वाइस बता रहा है। देखो ना, हैज़ बीन पनिश्ड, हैज़ बीन पनिश, ये पैसिव वाइस वाला केस है। इज पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वाइस वाला है, ये भी पैसिव वाइस वाला है। तो एक्टिव वाइस वाला केस जो आपका था यही था, पनिश, द टीचर पनिश द स्टूडेंट फॉर थेफ्ट। अगर ये पैसिव वाइस की सेंस में होता है, जैसे यहाँ पर बाय या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, फिर मैं सोचता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्टिव वाइस में स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर पनिश्ड ही आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 पे मूव करते हैं। दे ड्रू अ सर्कल, देखो ये सिंपल है यार, ड्रू मतलब सेकंड फॉर्म है, ड्रा की सेकंड फॉर्म है ड्रू, मतलब ये सिंपल पास्ट है, तो कुछ नहीं है। अ सर्कल आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आता है, जब आप सिंपल पास्ट को चेंज करते हो वॉज वर्ड लगेगा, एक सर्कल की बात हो रही है उसके साथ वॉज लगेगा। अ सर्कल वॉज, ड्रू की ड्रा की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉन, तो वॉज ड्रॉन बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, तो अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम। देखो अब यहाँ और यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर बीइंग लगा है, यहाँ पर बीइंग नहीं लगा, आपका ये वाला करेक्ट है भाई, बीइंग इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट को चेंज कर रहे हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं हो रही है। जब पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात आएगी तब बीइंग आएगा, जब परफेक्ट की बात आएगी तब बीइंग आएगा, जब सिंपल होगा तब ऐसे मत सोचना। बाकी ये दो तो आप काट दोगे, इनमें तो इसका कोई लेना देना ही नहीं था, बट इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, जल्दी जल्दी में बीइंग वाला मत लगा देना, क्योंकि बीइंग जो है बेसिकली वो कॉन्टिन्यूज में यूज होगा, जब कॉन्टिन्यूज का हम पैसिवाइज बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूज वाला केस नहीं है ना यार, ये सिंपल पास्ट वाला केस था, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन मैंने डाला है, हाँ ये वाला, ये आ गया ना कॉन्टिन्यूज वाला केस, इसमें बीइंग लगा। देखो कैसे पता चला आपको, दे आर वीविंग सिल्क साड़ीज हेयर, वो यहाँ पर सिल्क साड़ीज बनाते हैं, ठीक है। दे आर वीविंग मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आर वीविंग, आर जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लग जाए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, तो वो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का केस है, ठीक है। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है, वीविंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का केस है। अब यहाँ पर बीइंग लगेगा, क्या आएगा, सिल्क साड़ीज, सिल्क साड़ीज, आपके सिल्क साड़ीज क्या है, प्लूरल हैं, तो इनके साथ क्या लगेगा, आर, उसके साथ आपने क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाना है, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वोवन बाय, दे की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय दे का क्या कर देंगे हम, देम, क्योंकि हमने इसका क्या लेना, ऑब्जेक्टिव केस लेना है। तो कहाँ पर है, सिल्क साड़ीज वर बीइंग वोवन बाय देम हेयर, सिल्क साड़ीज और वोवन बाय देम हेयर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीइंग यूज नहीं है, और कॉन्टिन्यूस टेंस में बीइंग लगाना जरूरी है। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन ही वो रखेगा, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब ये जो 3-4 क्वेश्चन है ना इसके बाद वाली, ये आप कर लोगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक ये मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, 15 क्वेश्चन बता दे, क्योंकि ये पैसिवाइज दिया हुआ है। देखो ये क्या है, द मूवीज आर रिव्यूड बाय हिम, ये पैसिवाइज है आपका। देखो यहाँ पर एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय भी है, ठीक है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट तो ये था, इस पर एम्फेसाइज नहीं है, यहाँ पर एक्शन सब्जेक्ट पे हो रहा है, द मूवीज आर रिव्यूड बाय हिम। इसका पैसिवाइज क्या बनना था, सिंपली देखो
पहले अगर आप एक्टिवाइज बना रहे हो तो सब्जेक्ट को पहले रखो, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। आर रिव्यूड कब आता है, आर, देखो अगर आर बीइंग रिव्यूड होता तो मैं ये मानता कि ये कॉन्टिन्यूस वाला केस है, बट बीइंग नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट वाला केस है। तो ही के साथ क्या लगेगा, ही रिव्यूज आएगा। रिव्यूज क्यों आएगा, क्योंकि जब भी आपका सिंगुलर केस होता है एस और एस यूज होता है। ही रिव्यूज द मूवीज, बस सिंपल था, ही रिव्यूज द मूवीज। ये एक्टिवाइज बनाया इसका, तो ही रिव्यूज द मूवीज, मतलब कई बार पैसिवाइज देख के आपको एक्टिवाइज भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसमें भी कोई इतनी वो नहीं रखना, एक्टिवाइज भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन है 16, 17, इसको भी आप साथ साथ कवर कर लोगे। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी क्वेश्चन रह गए पीडीएफ में अभी शेयर कर देता हूँ, इन क्वेश्चंस को देख के आंसर अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जैसे हमने इंटेरोगेटिव वाला केस देखा ना, इसी तरह कोई 3-4 और स्पेशल केस होते हैं जो एग्जाम में पूछता है। जैसे इंपेरेटिव वाला केस, मतलब जैसे वो हमने पढ़ा था ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नरेशन की बात करूँ, नरेशन में हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी मैंने आपको पढ़ाए थे। सर इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह होती है। जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है शट द डोर, क्या लिखा है, शट द डोर, तो इसको पता है कैसे करना है, 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो लेट यूज करके। लेट करने का सिंपल तरीका, अगर आप लेट यूज कर रहे हो ना, लेट के बाद आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डोर, शट द डोर, ठीक है, शट द डोर, ठीक है, शट द डोर। तो आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। अगर सपोज करो यहाँ पर, देखो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता, बट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो यही आएगा, लेट द डोर बी शट। मतलब कहने की बात, जब भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे उसको आप या तो लेट की हेल्प से कर सकते हो, तो जब भी आपने लेट की हेल्प से करना है तो सिंपली ये रूल याद रखो कि लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने लिखना है, प्लस आपने क्या करना है, बी लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। सर हमें नहीं समझ आया, तो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेंगे, इसकी एक और एग्जाम्पल कर लेंगे हमें, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्लियर। आप देखो यहाँ पर, इसको पहले शट द डोर को एक और तरीके से कर सकते हैं ना, दोनों ही बता देता हूँ। जैसे शट द डोर में क्या हो रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, तो जब भी ऑर्डर दे रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसी को ऑर्डर दे रहा है कि डोर को शट करो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, तो ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब आप ये भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब किसी की रिक्वेस्ट कर रहा होगा ना, तो आप ऐसे लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप ऑर्डर्ड लिख रहे हो या यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लिख रहे हो, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यहाँ पे शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपको आया गो अवे, ठीक है, गो अवे, आपने इसका पैसिवाइज बनाना है, मतलब ये आपको क्या एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, वेंट अवे नहीं कर देना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने ऑर्डर्ड करना है या रिक्वेस्ट करना है, फॉरबिड करना है, तो ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू या फॉरबिडन टू, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ठीक है। इसी को अगर मतलब मैं शट द डोर को करता तो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ठीक है। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हेयर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है ना, जैसे ऐसे लिखा है, प्लीज सिट हेयर, ठीक है। इसका मतलब कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पर बैठो, तो आप ऐसे लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना, सैट नहीं कर देना, टू सिट हेयर, ठीक है। दिस इज क्लियर, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हेयर। बट एक चीज याद रखना, जब भी कोई मॉरल सजेशन वाला केस है, जब भी हम किसी को सजेस्ट करते हैं ना, कोई सजेशन वाला केस होता है, सजेशन वाला केस, फॉर एग्जांपल हेल्प द पुअर, ये एक सजेशन दे रहे हैं ना, हेल्प द पुअर हो गया, तो जब भी सजेशन वाला केस होता है ना, वहाँ पर आपने क्या करना होता है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट तो पहले आएगा, सजेशन वाले केस में हम शुड का यूज़ करते हैं, जब भी आप सजेशन देते हो तो आप शुड यूज़ करते हो ना, शुड यूज़, मतलब मॉडल वाला केस है तो बी आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मतलब जैसे लेट किया था ना, लेट ऑब्जेक्ट के बाद लेट का बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी तरह शुड के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको हेल्प द पुअर, तो द पुअर ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है, शुड बी हेल्प्ड। समझ आ गया, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दिस इज क्लियर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमने देखा, बेसिकली हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये चीज़ देखी है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, या तो लेट लगा के करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शट द डोर में देखा कि हमें क्या करना है, लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर भी शट, या आप ऑर्डर की फॉर्म में बोल सकते हो, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। बट जब भी हम ऑर्डर करेंगे या यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे, यू आर फॉरबिडन करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये याद रखना। और जब भी मॉरल सजेशन वाला केस होगा तो शुड लगाएंगे, रूल सेम है, ये वही मॉडल वाला
वाला रूल है यार, ऑब्जेक्ट के साथ शैल, शुड, विल, वुड लगाओ, जो भी है मॉडल, जो फ्यूचर मॉडल वाला केस था ना, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला, वही केस है, प्लस बी लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सर इतना क्लियर है क्या? और भी किसी तरह के क्वेश्चन होते हैं? हाँ आते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव केस। जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है किसी एक्शन को बताता है, ठीक है। तो जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर इसका पैसिव वाइज बनाना है तो इसको आपने टू प्लस बी की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं पर दिखेगी, मतलब इसको होता है एक्शन वाला केस होता है, इन्फिनिटिव केस कहते हैं। उस केस में आप इसको क्या करोगे, इसको टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू राइट इट इन इंक, ठीक है। यू आर टू राइट इट इन इंक, मतलब आपको इसको लिखना है इंक में, ठीक है। इसको जब आप चेंज करोगे तो बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इट, इट पहले आ जाएगा, आपने जस्ट टू राइट को देखना है। मतलब इसको कैसे चेंज करना है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मतलब इट के साथ इज आएगा, इट इज टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या आ जाएगी, रिटर्न इन इंक। देखो यहाँ पर क्या था, टू राइट को मैंने किस में चेंज कर दिया, टू प्लस बी प्लस रिटर्न। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको मैं टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा। दिस इज क्लियर। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको हैज़ टू हैव टू आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हैज़ टू आ रहा है, ठीक है, हैव टू आ रहा है, तो सेम केस होता है, हैज़ टू हैव टू आ रहा है अगर कहीं पर भी, तो आप उसको भी ऐसे ही करोगे। आप क्या करोगे, हैज़ टू के साथ बी लगाओगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। सेम केस है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसको टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हो, इसी तरह हैज़ टू हैव टू हैड टू है, उसको भी ऐसे ही करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ आता है। जैसे आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, तो इसको कैसे चेंज करोगे, दिस वर्क एक सिंगुलर चीज़ है, उसके साथ हैज़ आएगा, हैज़ टू, उसके साथ बी लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फिनिश्ड बाय मी, क्योंकि सब्जेक्ट आई है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाता है, मी। दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी। सीखने वाली चीज़ ये थी कि हैव टू के बाद साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसको मैंने चेंज करा तो हैज़ टू आया, उसके साथ क्या आया, बी आएगा, मतलब जो भी आपका वर्ब होगा, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, उसके साथ बी आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इतना आपको सीखना था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की याद रखनी है। बट एक चीज़ हो रहा है इंपॉर्टेंट, जो कई बार पूछता है, वो मतलब जेकेएसएसबी ने पूछा तो नहीं है, बट मे बी पूछ सकता है, तो इसके लिए भी रेडी होके जाओगे आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एडजेक्टिव वाला केस है, मतलब अगर कोई वर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव वाला केस, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं ना, बियर की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे बियर बोलते हैं बियर बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं बियर टेस्ट बिटर, ठीक है, मतलब बियर जो है उसका टेस्ट कड़वा है, मान लेते हैं बियर टेस्ट बिटर, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई भी है, देखो यहाँ पर ये बेसिकली एडजेक्टिव वाला केस है, मतलब बियर टेस्ट बिटर, ठीक है। बिटर जो बेसिकली क्या है, बेसिकली उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, एक जब बियर को टेस्ट किया गया, ये वर्ब है, बियर को टेस्ट किया गया तो उसका कड़वा टेस्ट है। तो जब भी आपका कोई एक एडजेक्टिव है जो किसी की क्वालिटी बता रहा है, इसका पैसिव वाइज पूछ लेता है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में इन क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। एक ही चीज़ याद रखना, उसको ऐसे ही करना है, बियर इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये इसका पैसिव वाइज आएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ऐसे ही कन्वर्ट करना, बियर इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टी। मतलब इसको करते पता कैसे, इसको रूल याद करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। वो रूल होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब लो, फिर एडजेक्टिव जो है वो लेना है आपने, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट है ना, इसके साथ आपने क्या लिया, पहले वर्ब ली, ठीक है, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपने जो एडजेक्टिव है वो लेना है, उसके बाद आपने व्हेन यूज़ करना है, फिर आपने प्रोनाउन लगाना है, ठीक है, प्रोनाउन लगाया इट, उसके बाद आपने वही जो वर्ब है वो यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ये रूल है, बट रूल याद नहीं रहेगा। बियर टेस्ट बिटर, तो बियर इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन आपने लगाना है, कंजक्शन ये याद रखो, व्हेन बीच में यूज होगा। तो बिटर, बियर जो है वो बिटर थी जब उसको टेस्ट किया गया, तो बियर टेस्ट बिटर का क्या करना है, बियर इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। एक और देख लेते हैं, जैसे एक और है, रोज जो है वो स्मेल कर रहा है, स्मेल्स स्वीट, रोज जो है वो स्मेल कर रहा है स्वीट, तो बस रोज इज स्वीट, रोज इज स्वीट, मतलब रोज के बाद इज लगा के स्वीट कर दो, जो भी रोज के अकॉर्डिंग टेंस आता है, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट,
ठीक है, जब रोज़ को स्मेल्ट किया होगा तब उसका टेस्ट जो है वो स्वीट आया होगा, उसकी स्मेल जो है वो स्वीट आई होगी। रोज़ इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ऐसा जेकेएसएसबी ने पूछा नहीं है बट पूछ सकता है इन फ्यूचर, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख के चलोगे। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसके जो क्वेश्चन बच गए वो आप प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स देख के चलोगे। बाकी जूनियर असिस्टेंट वाले एस्पिरेंट्स, आपका परसों जो है 1 अगस्त को पहला फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट हो रहा है। टेस्ट मैंने बना दिया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट बनाया है, OMR बेस्ड है। OMR शीट डाउनलोड करना, अच्छे से 2 घंटे अपने सामने रखना, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, फ़ोन को फ्लाइट मोड में रखना और अच्छे से टेस्ट देना। ठीक है, देखो जिन्होंने इनरोल नहीं करा है, एक वीडियो बनाई थी 3-4 दिन पहले awakeningclasses.in ऑफिशियल वेबसाइट में जाके 39 रुपीज़ में तीनों मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जूनियर असिस्टेंट के। प्राइस डजेंट मैटर बट टेस्ट ज़रूर देना। अगर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ इसका मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट इस टेस्ट से आपको एग्जाम में होगा, मेन एग्जाम में। अगर बोल रहा हूँ तो मेरे कहने पर कर लो। इसी तरह पटवारी वाले एस्पिरेंट जो है उनका पहला मॉक टेस्ट 5 अगस्त को, देन 12 एंड 16, तो वो भी अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, और जो टॉपिक्स आपको लग रहा है जिसमें दिक्कत आ रही है, जिसमें वीडियो आना चाहिए, तो पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर लाने की कोशिश करूँगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।